नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैनी सेवा समिति पिछले कई वर्षों से सामाजिक व धार्मिक कार्य करती आ रही है, जिसमें जिला प्रशासन का भी काफी योगदान रहता है। अपने सेवा कार्यों से सबसे बड़ी सेवा पंचकोसी यात्रियों भोजन व्यवस्था उनके द्वारा किए गए कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी जानकारी देते हुए समिति के सदस्यों ने प्रेस से चर्चा कर बताया कि यूं तो हम समिति के द्वारा कई सेवा कार्य किए जाते हैं, लेकिन पंचकोसी में हर पड़ाव पर प्रतिदिन लगभग 30 से 40 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन करवाते हैं, जिसमें 25 लाख रुपए का खर्च होता है, जिससे हम समिति सदस्य जिला प्रशासन व अन्य समाजजन के सहयोग से मिलकर करते हैं। उसी के अंतर इस वर्ष 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 5 दिनों तक लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन करवाया जाएगा। इस वर्ष खासतौर पर मेडिकल व्यवस्था के लिए डॉक्टरों की टीम भी साथ में रहेगी, जो लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण साथ साथ करेगी। उज्जैनी सेवा समिति का नाम उज्जैनी सेवा समिति, तो इसमें शहर का हर आदमी अपने आप में सदस्य है। इसका कोई सदस्यता शुल्क नहीं। पिछले 30 साल से ये समिति जिला अस्पताल में 2 रुपए की भोजन सेवा, उसके पहले बाबा महाकाल में अन्न क्षेत्र नहीं होता था, वो इस समिति ने ही भगवान की कृपा से शुरू किया। आज आप देखते हैं कितना विशाल स्वरूप है। इसी समिति ने खजराना गणेश मंदिर में जाकर के अन्न क्षेत्र शुरू किया, वो भी आज बहुत विशाल स्वरूप में, और मैयर माता ये भी है। अभी मैं जरूर आप लोगों के लिए हर्ष की बात बताऊंगा कि उज्जैनी सेवा समिति का नाम राजस्थान की मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उन्होंने हमको दतिया में भोजनशाला ऐसा शुरू करने में सहयोग का बोला है, और इसके साथ ही मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमको ओरछा में बाबा राम के दरबार में भी इसी तरह के अन्न क्षेत्र की व्यवस्था कराने के बोला गया। समिति के साथ ही हम उस प्रोसेस में जब भी टाइम मिलेगा तब वहाँ जाएंगे, उसको शुरू करेंगे। अब पंचकोशी यात्रा लगभग 6-7 साल पहले हमने शुरू की है, और प्योरली जन भागीदारी से शहर का हर आदमी जुड़ा हुआ है। आप आके देखें 44 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपने परिवार बच्चे महिलाओं के साथ में आके सेवा करते हैं। भोजन बनाना सिर्फ सरल नहीं है, 40 डिग्री से 44 डिग्री में उसको पहुंचाना, फिर हम सतत 40,000 लोगों के साथ 5 दिन चलेंगे। ये देश में कहीं शायद नहीं होता होगा, हर जगह होता है। एक जगह भोजन बनता है, लोग आके करते हैं। हम 5 दिन तीनों पड़ाव पे निरंतर हमारा भोजन चलेगा। इसमें गुरुजी ठंडाई का हमको बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमको उनका जो सबसे महंगा शरबत होता है वो असीमित मात्रा में हमको देते हैं। उसको हम दुग्ध संघ के ठंडे पानी के टैंकर के सहयोग से उसको वहाँ पर निःशुल्क वितरित करते हैं। आपने देखा होगा अपने यहाँ माना है सबसे महंगा गुरुजी की ठंडाई मानी जाती है, वही सबसे ऊंची क्वालिटी का शरबत उनका निःशुल्क मिलता है। इस बार हमारे साथ में कुछ डॉक्टर्स कुछ हॉस्पिटल्स भी जुड़े हैं, जो हमारे टेंट पे आकर के सेवा करना चाहते हैं। वो मरीजों के लिए दवाइयाँ लेके आएंगे। बाकी तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन हम जैसे है ना छोटी मोटी दवाइयाँ, पाँव का दर्द, छाले, उल्टी, दस्त, बुखार, इसके लिए इलाज करेंगे। लगभग 200 से 250 परिवारों का इसमें सहयोग है। हमने एक ट्रस्ट तरीका बनाया है, जो हम 21,000 रुपये का आग्रह करते हैं कि हर परिवार अपनी ओर से दे, ताकि सबको लगे कि ये सबके हाथ से काम हो रहा है। तो उसमें कम वाले भी हैं, ज़्यादा वाले भी हैं, और मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि मैंने देखा है कि हर समाज हर तबका अपने अपने ग्रुप के साथ में आता है और सेवा करेगा। प्रेस क्लब से भी मेरा आग्रह रहेगा सभी पत्रकार साथियों के कि एक दिन सुविधा निकाल करके अपने प्रेस क्लब के बैनर के साथ में आए और वहाँ पर सेवा करें, हमारे साथ प्रसादी लें और प्रसादी वितरण भी करें। इस बार पिछले विगत 6 वर्षों से हम उज्जैनी सेवा समिति उज्जैन के जो भीषण गर्मी में पंचकोसी यात्रा निकलती है, उसके प्रत्येक पड़ाव स्थल पे पंचकोसी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं गुरुजी का जो ठंडा शरबत रहता है उसकी जल सेवा का आयोजन करते हैं। और ये इस वर्ष ये 11, वैसे तो सरकारी तिथि 12 से 16 तारीख है, पर क्योंकि पंचकोसी यात्री एक दिन पहले निकल जाते हैं, तो हमारी व्यवस्था 11 तारीख से पिंगलेश्वर जो पहला पड़ाव रहता है वहाँ से हमारी भोजन की व्यवस्था सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। उसके लिए सारी तैयारियां हमने की हुई है। आप देख ही रहे, भोजन यहाँ बन रहा है, शाम तक ये सारा तैयार होकर के रात को वहाँ पहुँच जाएगा, सुबह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। कितने कार्यकर्ता लगभग 40,000 आसपास लगभग होगा। मीनू इसमें बनना रोटी रखी है और लौंजी रखी है और हलवा रखा करके। कितने कार्यकर्ता आपके इसमें सहयोग कर रहे हैं? हमारे इसमें कार्यकर्ता काफ़ी सारे हैं, करीबन 200-250 के आसपास है मतलब, और सभी का सहयोग रहता है, उसी से सरकार चल रहा है बढ़िया से। क्या नाम है आपका? मुरलीधर तोतला। हमने वर्ष 2019 से सेवा प्रारंभ करी थी और उसके बाद निरंतर ये चलती रही है। उससे बीच में
एक कोरोना के साल में हमने उसको नहीं करा था। बाकी निरंतर सेवा चल रही है। करीब 35 से 40 हज़ार व्यक्तियों को इनमें भोजन का लाभ मिलता है और इसके कारण जो भी प्रतिदिन इसमें जो भी यात्री निकलते हैं, हमारा इंटेंशन उसमें यह था कि वो अपना बोझ लेकर ना चलें। उनके बोझ को कम करना था और उनको किसी भी पड़ाव पे भोजन की व्यवस्था में तकलीफ ना हो। तो इस कारण से सेवा समिति ने हमने निर्णय लिया था और उसको हम निरंतर चलाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और चल रहा है। तब तक कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको ये सब करने की? ये प्रेरणा हम 4 मित्र बैठे थे। एक बार हमारे मन में बहुत समय से ये भावना थी कि हमको इसको स्टार्ट करना है। एक बार हमको बैठे बैठे मन में आया कि क्यों ना इसकी कोशिश तो करें, और हमने कोशिश करी और उसमें हमको नागचंद्र से महाराज ने सफलता दे दी और उसको हम निरंतर चल रहे हैं नीचे। तो शुरू में किस तरह की परेशानी आई? क्या हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। हमको प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला और हमको पूरी जन भागीदारी भी मिली इसके अंदर, और हर आदमी ने जितना जितना अपना सहयोग देना सकता था उसने दिया पूरा, और इसके कारण इतनी बड़ी योजना चल पा रही है। आप समझ लीजिए लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की भोजन की व्यवस्था होती है। ये तो परमेश्वर ही कर सकते हैं। 4 से 40 हो गए आप, तो किस तरह से कारवा आगे बढ़ता जा रहा 4 से 40 नहीं हुए, हम 200, 250, 300 लोग तो हो ही गए हैं। हमको इस काम को चलाने के लिए विशेषकर रतलाम से हमारे वो आते भोजन बनाने वाले, और हमको अलीराजपुर से 50-60 वर्कर बुलाने पड़ते तो ही इस व्यवसाय को हम कर पाते हैं। विशेषकर हमको टेंट हाउस वालों को पूरा सहयोग रहता ही है, गांव वालों का तो विशेष सहयोग रहता है। हमको तो इतना लगता है कि वो अपने कचरे के लिए अपनी ट्रालियां भी वहाँ लगा देते हैं ताकि किसी प्रकार की वो गंदगी ना हो। ये गांव वालों को हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। उज्जैन धर्मनगरी उज्जैन के प्रसिद्ध अखंड आश्रम में यात्री निवास के अनुबंध को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक भीषण कानूनी और वैचारिक जंग का रूप ले चुका है, जहां एक और फरियादी पक्ष ने करोड़ों की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने इन आरोपों को आश्रम हड़पने की एक गहरी साजिश बताते हुए तीखा पलटवार किया है। जहां एक और फरियादी पक्ष ने करोड़ों की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने इन आरोपों को आश्रम हड़पने की एक गहरी साजिश बताते हुए तीखा पलटवार किया है। इस पूरे प्रकरण में अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे मामला और अधिक पेचीदा हो गया है। फरियादी पक्ष का आरोप, फर्जी अध्यक्ष बनकर किया करोड़ों का घोटाला। फरियादी घनश्याम पटेल और उनके पुत्र सोहेल पटेल ने सीधे तौर पर शांति स्वरूपानंद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद को अखंड आश्रम ट्रस्ट का फर्जी अध्यक्ष बताते हुए यात्री निवास का अनुबंध किया और लाखों रुपए की जालसाजी की। उनके अनुसार युग पुरुष स्वामी परमानंद ही ट्रस्ट के वास्तविक आजीवन अध्यक्ष हैं और शांति स्वरूपानंद कभी इस पद पर नहीं रहे। इसी आधार पर कोर्ट के आदेश के बाद महाकाल पुलिस ने शांति स्वरूपानंद, महावीर प्रसाद मानसिंह का, अशोक प्रजापत और दिवंगत एडवोकेट ओम प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। पटेल पक्ष ने महाकाल थाना पुलिस पर भी आरोपियों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि थाना प्रभारी गगन बादल और जांच अधिकारी गौतम ने उनकी जमानत रोकने के लिए कोर्ट में उनके खिलाफ 7 फर्जी मुकदमों की सूची पेश कर दी, जिसके विरुद्ध अब कोर्ट में परिवाद पेश किया गया है। शांति स्वरूपानंद का पलटवार, आश्रम पर कब्जे के लिए रचा गया षड्यंत्र। इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने इसे अपनी छवि धूमिल करने और आश्रम पर कब्जा करने का प्रयास बताया है। महाराज का आरोप है कि घनश्याम पटेल और उनके सहयोगी चाहते हैं कि वे कार्यकारिणी अध्यक्ष पद से हट जाएं ताकि आश्रम की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने आक्रामक लहजे में कहा कि पिछले 40 वर्षों से वे आश्रम में हैं और आज तक उनके आचरण पर कोई दाग नहीं लगा है। महाराज ने गुरु की हत्या की साजिश रचने जैसे आरोपों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी घृणित सोच केवल वही व्यक्ति रख सकता है जिसका स्तर बेहद गिर चुका हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गुरु उनकी संस्कृति में सदैव पूजनीय रहे हैं और रहेंगे। साजिश और काउंटर एफआईआर का जाल विवाद केवल उज्जैन तक सीमित नहीं रहा है। घनश्याम पटेल का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें फंसाने के लिए शाजापुर में हनी ट्रैप की झूठी कहानी रची, जिसकी जांच में क्राइम ब्रांच ने मानसिंह के परिजनों को ही दोषी पाया है। वहीं पटेल ने वाराणसी के लक्सा थाने में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उगाही करने का मामला दर्ज कराया है। अध्यक्ष बता के एक फर्जी अनुबंध किया जिसमें युग पुरुष
परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज ने पत्र लिखा कि भाई हम इसके आजीवन अध्यक्ष हैं, शांति स्वरूपानंद कभी भी अध्यक्ष नहीं था। उस पत्र के आधार पर शांति स्वरूपानंद के खिलाफ, महावीर प्रसाद मानसिंघा के खिलाफ 400 BC का केस महाकाल थाने में दर्ज है, जो कि मेरे कहने पे नहीं हुआ है। न्यायालय ने जांच की, न्यायालय ने पुलिस से प्रतिवेदन मांगा, पुलिस ने बोला कि हाँ इन्होंने खुद को फर्जी रूप से अध्यक्ष बनाया और महावीर प्रसाद मानसिंघा ने उनकी गवाही दी है। तो वो एक सिद्ध केस है जिसमें उनको सजा होनी है। लेकिन आज 1 साल हो गया है उसको, उस पर महाकाल थाने ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि महाकाल थाने उसी अखंड आश्रम में पड़ता है। महाकाल थाने वालों को मालूम नहीं क्या वहाँ से लाभ मिलता है। उन्होंने मुझे दबाने के लिए महावीर प्रसाद मानसिंघा की मदद से शाहजहाँपुर में एक फर्जी केस ये पेश कराया कि घनश्याम पटेल हमसे 5 करोड़ मांग रहा है, नहीं तो मैं आपकी अश्लील वीडियो जारी कर दूंगा, और एक नंबर दिया। मैंने उस नंबर की शिकायत कर दी क्राइम ब्रांच में कि भाई कोई मेरा नाम लेके ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है। उसकी जांच में ये सिद्ध हुआ कि उस नंबर से तो महावीर प्रसाद मानसिंघा और उनके परिवार वालों की बात हो रही है, और क्राइम ब्रांच इंदौर ने वो केस दर्ज कर लिया। आज 1 साल हो गया, आज कोई व्यक्ति उस कागज की जानकारी देने के लिए वो मोबाइल लाके देने को तैयार नहीं। कुल मिला के ये जांच के बाद सिद्ध हुआ कि महावीर प्रसाद मानसिंघा, शांति स्वरूपानंद, अशोक प्रजापत और इन सब के पीछे मेरा मानना है धर्मेंद्र शर्मा, जो मेरी गवाही पे 7 साल की सजा पाया हुआ वकील है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ कि 5 वकीलों को किसी न्यायालय ने एक साथ 7 साल की सजा दी हो। वो इन सब में इनके पीछे दिमाग है, और वही अब अभी उसके पिताजी के नाम पे फर्जी आवेदन दे करके कि भाई मैं इकलौता लड़का हूँ, उसकी भी हमने शिकायत की है, बाहर आया हुआ है। तो वो ये सब में पीछे लगा हुआ है और वो ये कर रहा है। तो उसने इनको ये षड्यंत्र सिखाए, एक षड्यंत्र में फेल हुए। महिला से मैंने इंटरव्यू ले लिया, ये महिला ने लीक किया या किसी ने लीक किया होगा। मैंने भी अपनी ओर से कुछ पत्रकार मित्रों को सहज बताया था, उन्होंने किसी को बता दिया हो कि भाई वो महिला आज ये करने वाली है। तो उस महिला को शांति स्वरूपानंद, जूना अखाड़ा इन्होंने घेर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, उसको डरा दिया, उसको पैसे दे दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे नितांत एक झूठी शिकायत महाकाल थाने में दर्ज कराई। कोई भी जूना अखाड़ा का CCTV देखेगा तो जो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने ही गालियाँ बकी, उन्होंने ही मुझे बंधक बनाया, वहीं पे मुझसे 1 लाख रुपया मांगा गया, ये सब चीज़ें जैसे ही CCTV सामने आएगा सिद्ध हो जाएगा। अगर मेरी बात गलत होती तो अभी तक CCTV सामने आ जाता ना। वो क्यों नहीं आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब अक्षरशः CCTV फुटेज देखने पे सही सिद्ध होगा, और उसी से डर करके CCTV फुटेज या तो ख़त्म करवा दिया थाने वालों ने या उसको जब्त नहीं दिया। थाने वालों ने मेरा एक फर्जी रिकॉर्ड बना करके डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में अग्रिम जमानत में पेश किया। वहाँ हमने 340 का आवेदन लगाया कि फर्जी रिकॉर्ड पेश करना सीरियस क्राइम है, और वो क्राइम सिद्ध ये इसलिए कि उन्होंने हाई कोर्ट में वो 7 अपराध नहीं पेश किए हैं पुलिस ने। तो उन्होंने खुद ने मान लिया कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया था फर्जी रिकॉर्ड है, और वो उस पर थाना प्रभारी और जो जांच अधिकारी गौतम, मुझे नहीं लगता उनको कोई सजा से बचा पाएगा। मैं सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यायालय से धोखाधड़ी करना पुलिस का गंभीर अपराध है, उनको कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे आश्चर्य है, मैंने तो सारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये जानकारी दी थी। अब सिस्टम में क्यों नहीं उन्होंने पूछा उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। हमको आज कल फिर मुझे धमकी दी गई कि अगर 1 लाख रुपया नहीं दिया तो अब वाराणसी में भी हम आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा देंगे कि भाई आपने दबाव डाल के 27 फरवरी को हमसे इंटरव्यू लिया। मैंने उसकी भी शिकायत आज वाराणसी में दर्ज करा दी है, वो FIR मेरी दर्ज हो गई। उसमें मैंने लिखा है कि ये लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रेस नोट मैंने दिया है, उसमें मैंने आपको महाकाल थाने की FIR, जो क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की, वो जो मैंने तीसरी वाराणसी में FIR दर्ज कराई, वो मैंने तीनों आपको दिया। ये महिला के संबंध में संपर्क में आप कैसे आए थे, ये उसने क्या क्या बोला? ये महिला कौन और कैसे शांति से जुड़ी हुई है? ये इस महिला ने मुझे ये बताया कि वो यहाँ उज्जैन आई थी। डॉक्टर शीला नाम मुझे नहीं, डॉक्टर शीला ने उसको बोला कि अगर तुमको यहाँ आश्रय लेना है तो तुमको महाराज की सेवा करनी पड़ेगी, उनसे तुमको शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। माला शांति स्वरूपानंद मालिश के शुरू से शौकीन है। मैं और शहर के लोग उनकी इन कहानियों को बहुत पहले से जानते हैं। उनको लगता है उनका एक छत्र राज है, वो जिसमें अबला के साथ जो करेंगे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उनका अपनी सोच होगी। मुझे तो एक नाम मालूम पड़ा, मैंने अपनी ईमानदारी से उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो उसको पुलिस में जाना चाहिए। तो उसको मैंने वही सलाह दी। उसने बोला मैं गरीब हूँ, मैं आ नहीं सकती, मैं डरती हूँ। तो मैंने उसको टिकट दी 1200 रुपये की, मैंने उसको 1000 रुपये उसके बच्चे के, और सब मैंने अपने अकाउंट से की। अगर मैं ये कोई लालच दे रहा होता या कोई 2 नंबर में दे रहा होता तो मैं अपने अकाउंट से क्यों करता उसको?
आपने बोला कि जब गरीब महिला तो 1,000-1,200 रुपये की यहाँ पे आके अपना घर बार छोड़ के, नहीं, उसके साथ जो गलत हुआ था उसको ये था कि उसको कोई न्याय नहीं दिला सकता। उसको मंदाकिनी ने ये बताया होगा कि भाई इस व्यक्ति ने शांति स्वरूपानंद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, ये उनसे नहीं डरते। उसी हिम्मत में उसको ये लगा होगा कि मैं अगर शिकायत दर्ज करूंगी तो घनश्याम पटेल मुझे न्याय दिलाएगा। आपने बताया कि उस महिला ने हत्या करवाने को बताया कि शांति स्वरूपानंद की हत्या, उसका इंटरव्यू वो मेरे पास में है, मैंने चला है। आप मैं अभी मेरी वो लिंक फिर से एक बार फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें वो बोल रही है कि उसने मुझे बोला कि बिहार का कोई आदमी दो, मैं उसको गुरुजी के यहाँ रखवा कर उनकी हत्या करवा दूँ, क्योंकि स्वामी परमानंद जी की, चूँकि वो इस आश्रम के अध्यक्ष वो हैं और उसको मालूम है कि वो उनकी हत्या हो गई तो वो यहाँ का मालिक बन जाएगा। अभी उसने अपने गृह नगर में खुद का आश्रम बनवा लिया है, यहाँ से करोड़ों रुपया गायब है, उसकी जांच चल रही है। वो भी परमानंद जी की शिकायत पे जांच चल रही है उसकी। जो बाकी साधु संत जो इसमें जुड़े उनका क्या, वो जो उसको उससे महिला से क्या फायदा? देखिए, वैसे मैं बोल सकता हूँ, आप इतने सारे पत्रकार क्यों जुड़े हो? आप मेरे साथ नहीं हो, मैं आपकी लाइन का हूँ। मैंने बोला आप लोग आ गए, तो उसने बोला वो लोग चले गए। उसने अन्य भी महात्माओं के साधु संतों के ऊपर आरोप लगाए थे। हाँ, उसने लगा है, उसने बहुत प्रामाणिक रूप से मुझे उनके वीडियो दिखाते हुए लगा है। लेकिन मुझे लगा कि हर विषय के चूँकि आप एक्सपर्ट नहीं होते हो, तो वो वीडियो किन हालात में कैसे बनाया, मुझे लगा कि वो वेरीफाई होना बाकी है। इसीलिए मैंने उसको बोला कि आप जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, क्योंकि पुलिस मुझे लगा इसके लिए सही एजेंसी है। हमको तो कोई कल कुछ भी बोल दे तो हम नहीं चलाते हैं ना। अगर आप समझदार पत्रकार, जैसे मैंने 27 फरवरी को किया, आप देख लीजिए मैंने 9 मार्च को वो वीडियो रिलीज़ किया। क्यों रिलीज़ किया कि जब आप सब लोग कह रहे हो ये महिला तो सत्यवादी है, उसने जो शिकायत करी अपने दर्ज कर ली, महिला के बोले पे कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा है, तो फिर मैंने भी चला दिया कि ये तो महिला ये भी बोल रही है। अब आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि वो जब बोली थी, जो झूठ बोली थी, ये सच बोली थी। इसका जवाब पुलिस को देना है। अभी आपने जो प्रकरण दर्ज करवाया थी जिनके खिलाफ करवाया कि मुझे आपकी शिकायत, मैंने अज्ञात के खिलाफ और उसके पीछे इस महिला का नाम लेके पैसे मांगे गए हैं ये बोला, और उसके साथ शांति स्वरूपानंद और जो टोली है शामिल है उन सबके नाम वो आपको रिपोर्ट भी दी है। आप ये देखिए, मैंने जो कहानी बोली है कि मेरे को 26 तारीख को मंदाकिनी ने नंबर दिया, तो मैंने मंदाकिनी का स्क्रीनशॉट लगाया है। 27 को मैंने उस महिला से पहली बार बात की, तो मैंने उसको ऑडियो रिलीज़ किया कि आप कौन बोल रहे हो, तो मतलब मैं घनश्याम पटेल बोल रहा हूँ। मतलब उसके पहले मेरा नंबर उसके पास नहीं था, मैं कभी उसको नहीं मिला। 27 को मैं जिस होटल में रुका हूँ उसका बिल लगाया। उससे मैंने पब्लिक प्लेस पे बात की। उससे मुझे अगर झूठा खिलवाना होगा तो मैं उससे चाय की दुकान में, कॉफ़ी हाउस में, ऑटो में थोड़ी बात करूँगा, रूम में बात करूँगा अपने ले जाकर। तो वो सब मैंने, मेरी हर बात का सबूत मैंने कागज़ के रूप में पेश किया हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ। आरोप ये भी लगाया कि आपने जबरदस्ती से बुलवाया है, इसको बुलवाया है, तो ये कहाँ लगाया वो? न तो उसने FIR में लगाया, न 164 के बयान में लगाया। आज आपको लगाया हो तो मुझे नहीं मालूम है। उसने FIR में नहीं लगाया, 164 के बयान के बाद तो अब उसके नए बयान की कोई कीमत नहीं। आपका ये प्रश्न मैंने बुलवाया, आप देखिए, वो तो मेरा स्टिंग ऑपरेशन है। उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। स्टिंग ऑपरेशन में कोई किसी से कैसे ज़बरदस्ती बुलवा सकता है? स्टिंग ऑपरेशन तो आदमी अनजाने में बोलता है, बिना ये जानकारी के कि वो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो बोलता है, वो स्टिंग ऑपरेशन है, और वो मैंने रिलीज़ किया है। क्या आरोप लगाए ये तो मुझे पता नहीं है, पर जो भी आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, असत्य हैं और केवल मात्र साजिश हैं। तो साजिश करके लोग मुझे इसलिए फंसाना चाहते हैं कि ये अखंड आश्रम ट्रस्ट के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हट जाएं और ये आश्रम पर लोगों के कब्जे हो जाएं। कुछ यात्री निवास को लेकर के भी इसी तरह का विषय है। तो असल में जब व्यक्ति के स्वार्थ बहुत गहरे हो जाते हैं, तब व्यक्ति किसी के विरुद्ध कुछ भी करने को, कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। जबकि मुझे लगता है हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सबको इस विषय पर तो कम से कम इतना आश्वस्त, हम 40 साल से हैं उज्जैन में। मुझे लगता है तुम सब लोग भी छोटे रहे होगे, और आज मुझे 15-20 साल से तो आप लोग ऐसे ही देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ऐसा कोई मेरे विरुद्ध किसी तरह का ना षड्यंत्र कभी किसी ने किया है, और ना ही कोई ऐसा विषय लोगों के संज्ञान में अभी तक आया है कि महाराज इस तरह की गतिविधि वाले हैं।
होता तो फिर नगर में भी तो आखिर रह ही रहे थे हम ना। इतने सारे भगत हमारे से जुड़े हैं, आते हैं, प्रवचन करते हैं, हम कथा करते हैं। हर क्षेत्र में उज्जैन की कथा होती है, वहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं होती हैं। कभी तो कोई शिकायत करता, कभी तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि उस महिला के पास में आपके वीडियो है, तो इसके बाद संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो अगर बनाए हैं तो वो उस पर किसी न किसी तरह के प्रेशर से बनाए गए होंगे और उसको ब्लैकमेल जी के खिलाफ जो फर्जी प्रकरण बना हुआ है, उस फर्जी प्रकरण में उच्च न्यायालय से जो राहत मिली है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए, और जो ये झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है वो किन परिस्थितियों में, किन घटनाक्रम में कहानी के कैसे बढ़ते हुए बना है, उसके बारे में जानकारी में देने के लिए रखी गई थी। और आज दिनांक को उच्च न्यायालय द्वारा इसमें आदेश किए जा चुके हैं जमानत के लिए, और पुलिस जो अनुसंधान कर रही है उसमें हमको उम्मीद है कि जो महिला है उसकी जो झूठा वर्जन है वो रिकॉर्ड पर रहेगा और उसके आधार पर अनुसंधान जो है वो सही दिशा में जाएगा। महिला के खिलाफ घनश्याम पटेल जी ने अभी वाराणसी में आज एक FIR कराई है, क्योंकि महिला जो है उनको ब्लैकमेल कर रही थी, ऐसा उनका कहना है। तो उसके आधार पर जो उन्होंने FIR कराई है वहाँ पर उसकी कार्रवाई वाराणसी में होगी। किस तरह की ब्लैकमेल कर रही थी, क्या देख, पटेल साहब ने वहाँ शिकायत ये की है कि ये महिला जो है इसने पहले तो मीडिया में इसने पहले तो एक जगह बयान दिए, जो बयान दिए इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड किए उसको बताया बगैर, और उसके बाद में उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब फेस टू फेस बयान लिए गए उन बयानों को उन्होंने चलाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा था कि यार बात पूरी तरह सत्य नहीं हो सकती। उसको कहा कि आप आइए और जहाँ घटनाक्रम हुआ वहाँ शिकायत कीजिए। उस महिला ने शिकायत करने के लिए जहाँ पर वो इकट्ठा हुई वहाँ पर उसने इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया। तो उस संदर्भ में अनुसंधान बाद में पुलिस ने करना शुरू किया और उच्च न्यायालय से उनको राहत मिली। एक व्यक्ति किसी के पक्ष में बोल रहा है और एकदम उसके खिलाफ बोल देते हैं, किस प्रकार से देखते? देखिए, उस व्यक्ति की जो कहानी है कानून की दृष्टि में संदेहास्पद हो जाती है, होना ही चाहिए। संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है, अलग मुद्दा है, लेकिन प्रकरण की सत्यता जानने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो महिला वाकई में ब्लैकमेल करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही थी। अगर उसने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से कहानी गढ़ी और जिससे बड़ा हित मिल सकता है उसकी तरफ दिशा साध ली, तो पुलिस को अनुसंधान में इस बात की जांच करना पड़ेगी। ये शांति स्वरूप इनके साथ में जो विवाद चल रहा है, तो उनके खिलाफ कोई प्रकरण? मैं एक निवेदन करूँ, आप अन्यथा न लें, पर तथ्यों के बारे में जो जानकारी थी, जो आपसी विवाद के संबंध में, उसमें कुछ बिंदु भिन्न भी हो सकते हैं, पर जो वस्तु स्थिति कानून की स्थिति और जो प्रकरण की अभी स्थिति है, हम आपके समक्ष वो स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुए। हम किसी को यहाँ आरोपी या किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं आए, ना हम किसी को आरोपी बता रहे। मैंने इसलिए आपसे कहा अन्यथा न लें, और हम जो कानून की स्थिति है वो बताएं। इंदौर में एक क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज है, और क्राइम ब्रांच में जो FIR दर्ज है वो MP मानसिंघा जी हैं, उनके और सरिता मानसिंघा इन सबके संदर्भ में है। घनश्याम पटेल जी ने उसमें आरोप लगाए हैं, और आरोप लगाने का उनका जो कारण रहा है, जो रिकॉर्ड पर है, वो ये है कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक कहानी रची गई थी कि वो पैसे के लिए किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उन्होंने शिकायत की कि जांच की जाए किस नंबर से कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तो वहाँ मालूम पड़ा कि MP मानसिंघा के पति हैं, उनके परिवार वाले ही उस नंबर से बातचीत करते पाए गए जिस नंबर से वीडियो वायरल होने की धमकी दी गई। तो इससे स्पष्ट हुआ कि भैया अपराधी वही है, और अभी उसमें अनुसंधान जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ आज युवक कांग्रेस ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार और अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बता दें कि 4 दिन पहले पवासा क्षेत्र में रहने वाले पूर्व पार्षद सुंदरलाल मालवीय के पुत्र पर कुछ लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। घटना की रिपोर्ट पवासा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में आज दोपहर को युवक कांग्रेस ने एक पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया और एडिशनल एस गुरु प्रसाद पाराशर को SP के नाम ज्ञापन सौंपा। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि 3 दिनों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार और अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे पूर्व पार्षद शुभम मालवीय के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ,
लगभग 3-4 दिन हो गए इस बात को, उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं और चुनौती अलग दे रहे हैं। तो आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी, युवा कांग्रेस के साथी, कांग्रेस परिवार के सभी साथी, पिछले 3-4 दिन से दोनों इनके भाई परेशान हो रहे हैं। ना कोई थाने में पुलिस गई, तो हम सब अभी एसपी साहब के नाम ज्ञापन दिया है कि इनको जो अपराधी तत्काल उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको न्याय मिले। बोला है कि निश्चित अभी एडिशनल एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी से बात की है कि आपको ये दिख नहीं रहा है कि क्या अपराध हो रहा है। तो अगर ये आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, खुले रूप से प्राणघातक हमला करने वाले लोग खुले रूप से चुनौती दे रहे हैं और उसके बाद दबाव बना रहे हैं राजीनामे के लिए। कहीं ना कहीं ये गंभीर अपराध है और उसके बाद न्याय नहीं मिलना कहीं ये चिंता का विषय है। जिस प्रकार से अभी 4 दिन पहले पूर्व पार्षद हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुंदरलाल मालवीय जी के बालक के साथ में जिस प्रकार से घटना हुई है, उसके साथ में 8:30 बजे गरोट रोड पर चाकू मारकर कम से कम 6 बार उस पर चाकू के वार करे और जानलेवा वार है। उसके बाद भी पवासा टीआई और उनका जो कर्मचारी है, उनसे हम मिलने गए, उनसे हम बात करने गए, तो उन्होंने हमारी बात को कुछ समझा नहीं। बोले आप लोग को एसपी का घेराव करना है, आपको जो भी करना है आप करो, हम लोग हमारे हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। आज जब हमने एसपी कार्यालय का घेराव का हमने उन लोगों को चेताया, तो उन लोगों ने आके आज बयान लिए और उसमें भी आके उन्होंने हमसे बदतमीजी करी। तो हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, एसपी साहब माननीय महोदय से निवेदन है कि अगर इस प्रकार से सीएम साहब के गृह क्षेत्र में ही अगर किसी कार्यकर्ता के साथ में इतनी बदसलूकी होगी तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आज हमने एसपी कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने घेराव करके और हमने ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वो आपराधिक रिकॉर्डिंग भी है, उन पर 40 अपराध पंजीबद्ध है, तो जी इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि वो किस प्रकार के लोग हैं। तो हमने आज उनको प्रशासन को चेताया है, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो आज से 3 दिन बाद हम पवासा चक्का जाम करेंगे और रोड बंद करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।